नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए विदेश में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को विदेश में बदनाम करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने लंदन में बीते दिन कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने विदेश जाकर भारत की छवि खराब की। एक तरफ आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बनी है, भारत का विश्व में मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। भारत की जो बातें हैं वो गंभीरता से पूरा विश्व आज सुन रहा है और उसके अनुसार आगे भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशों की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाते हैं। निश्चित रूप से यह जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विदेशी ताकतों के और कुछ लोगों के कहने के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र हिल नहीं सकता। उसकी जड़ें मजबूत हैं, समृद्ध हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करने का मौका हिंदुस्तान को मिला है। इससे ज्यादा गौरव का क्या विषय हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जहां देश के विभिन्न स्थानों पर G20 की अन्य बैठकें होंगी, उत्तराखंड में भी 3 स्थानों पर G20 की बैठकें होंगी। उत्तराखंड के लोगों को पूरी दुनिया के लोगों का आतिथ्य करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में उत्तराखंड को एक अलग तरह से प्रदर्शित करने का अवसर भी है। G20 की अध्यक्षता करने का मौका इस समय हिंदुस्तान को मिला है और मुझे लगता है कि इससे बड़ा क्या गौरव का विषय हो सकता है कि दुनिया के शीर्षस्थ देश जो G20 के तहत आते हैं और G20 के अंदर आने वाले और अन्य राष्ट्र भी सब उत्तराखंड की धरती पर आएंगे। हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में G20 का जो ये नए निर्माण का और पूरी दुनिया में एक नई हलचल पैदा हुई है। हमारा सौभाग्य है कि जहां देश के विभिन्न स्थानों पर G20 की ये बैठकें होंगी वे उत्तराखंड। पिछले 1 वर्ष से दायित्व पाने की आस में बंधे बीजेपी नेताओं को जल्द तोहफा मिलने जा रहा है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं को सरकारी विभागों में अहम दायित्व सौंपने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले दिन कुछ दिनों में दायित्व का वितरण हो जाएगा। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि ये विषय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने किसी बात को अगर कहा है, मुख्यमंत्री उस बात को लागू करेंगे और जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्रतीक्षा में है कि सरकार अपनी बनी है तो कुछ काम करने का अवसर मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। तौर पर देखिए कि ये विषय जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी बात को कहा है तो मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है और जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्रतीक्षा में है कि सरकार अपनी बनी है तो कुछ काम करने का उनको भी अवसर और मौका मिलेगा, तो मुझे भी आशा उम्मीद है कि जल्दी ये सभी कार्यकर्ताओं को मौका अवसर। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार ने 6 दिन के सत्र को 4 दिन में ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचकर सदन को 4 दिन में ही समेट कर आ गई। कांग्रेस का कहना है कि यदि सत्र ऐसे ही सरकार समेटती रहेगी तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। कि किस चीज़ की घेराबंदी कर रहे हैं? वो तो सदन चलने ही नहीं देते हैं।
उनकी तो इच्छा ही नहीं होती, वो चलाए ना, वो सदन चलाएं, वो कहाँ चलाने देते? वो अल्लाह के अलावा कुछ रही नहीं। वो सड़क पर है तो वो अल्लाह, वहाँ है तो वो अल्लाह। बल्कि एक कदम आगे जा कर के ऐसे व्यवहार, ये सदन है, ये पूरा चेहरा है, पूरे ये लोकतंत्र है साहब भारत का। और भारत जैसे लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो वो कहाँ चाह रहे हैं? उन्होंने चाह होता, हमारी गवर्नमेंट तो तैयार है, लेकिन जब उनकी चाह ही नहीं है तो क्या करेगा दूसरा? हर बार हमारी तुलना हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से होती है। उसके विकास, उसकी सड़कें, उसके गेस्ट हाउस, उसके सरकारी बंगले, इन सब चीज़ों से हमारी तुलना होती है कि वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर कितना फल फूल रहा है। और वहीं हम पड़ोस में रहते हुए, भौगोलिक क्षमताएं हमारी होते हुए, उसके बावजूद भी हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कारण है क्योंकि वहाँ के राजनेताओं को अपने प्रदेश का और प्रदेशवासियों का के हित की चिंता है। वहाँ सत्र 20 से 22 दिन चलता है। संविधान के हिसाब से भी सत्र मिनिमम एक वर्ष में 60 दिन का होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज सत्र जो है सालाना आता है 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन। ऐसे में जब 2-2 दिन में सत्र सिमट जाया करेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? जब विधानसभा वार चर्चा नहीं होगी, जब विभागवार चर्चा नहीं होगी, जब चर्चा होगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उटव्वल होगा, तो फिर ऐसे में विकास कैसे? विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदयेश ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। सरकार ने 70,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें विकास के लिए केवल 10.5% ही रखा है। कुमाऊं की प्रवेश द्वार हल्द्वानी के विकास के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा के बजट सत्र को सरकार ने मोदीमय कर दिया। मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हैं। इसके अलावा इस समय प्रदेश के अंदर हर काम के लिए गब्बर सिंह टैक्स वसूला जा रहा है। विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां अवैध कब्जाधारियों की भरमार है, जिन पर तहसील प्रशासन कार्रवाई भी करता रहता है, मगर स्थानीय कुछ लोगों और कुछ विभागीय कर्मियों के मिलीभगत के चलते अवैध कब्जों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी क्रम में विकासनगर में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसके चलते शक्ति नहर के किनारे सालों से UJNL की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा जमाए बैठे करीब 600 परिवारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाकर ढहाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में विभागीय इस कार्रवाई में हल्का फुल्का विरोध देखने को मिला। हालांकि इस दौरान एहतियात के तौर पर मौके पर विभिन्न थाना क्षेत्रों के पुलिस और SDRF की टीम मौजूद रही। हमने टीन डाल दिया है, ऐसे हमने पैसे दे देगा जब यहाँ मकान बनाए, जब ही यूँ बोलते हैं यहाँ मकान ना बनाइयो, ना हम पैसे लेते हैं ना मकान बनाइयो। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? जब कहाँ जाएंगे पड़े, हम तो यही रहेंगे, रोड पे ही रहेंगे, ऐसे ही नहर के धरो ही पड़े तो पड़ा यही बारदान ना सारा यही पड़े, हमारे पास नहीं कोई ठिकाना, कहाँ जा। जी हम 20-25 साल हो गए हम यहाँ पे रह रहे, और देखो हम क्या नाम ले रहा, हमारे बाप भी नहीं है, और क्या नाम ले रहा, हम 5 बहन है, 2 भाई है, और क्या नाम ले रहा, हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं है, हम भूखे हैं, ये हमारा घर फोड़ रहे हैं, और क्या नाम ले रहा, हम बहुत दिन से यहाँ पे है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, कैसी क्या हम कहाँ जाए, किस तरह सरकार बनेगी। ये हमें कोतवाली विकासनगर से ड्यूटी डिप्यूट करी गई है कि ये सिंचाई विभाग का जो जगह है उस पर अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। और हमारी विशेषकर पानी में SDRF को लगाया गया है कि कोई पानी में
उद्यान निदेशक डॉक्टर हरिमंदर सिंह बवेजा के अथक प्रयासों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया को नीदरलैंड के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किए जाने को लेकर नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा उद्यान का भ्रमण किया गया। वह इस संबंध में शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। राजकीय उद्यान चौबटिया में नीदरलैंड से आए वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय काश्तकारों और व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके सुझाव लिए गए। राजकीय उद्यान के चौबटिया को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने से उद्यान और क्षेत्रीय काश्तकारों को लाभ मिलेगा। जी किसानों को प्रशिक्षण के लिए इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर एक प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें हमारे सभी किसानों को हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल देवगन और उनकी बहन तनिषा मुखर्जी शुक्रवार को तीर्थनगरी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची। उन्होंने संध्याकालीन गंगा आरती में शिरकत कर मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि अभिनेत्री शुक्रवार को देहरादून एयरपोर्ट से बद्रीनाथ मार्ग स्थित एक होटल में पहुंची और उनकी बहन तनिषा मुखर्जी तथा अन्य पारिवारिक मित्रों ने परमार्थ निकेतन पहुंचकर स्वामी चितानंद सरस्वती को से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। अभिनेत्री काजोल ने कहा कि परमार्थ निकेतन न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उत्कृष्ट पहचान है। अल्मोड़ा पुलिस ने शराब की खेप बरामद की है। तस्कर बिना नंबर प्लेट की कार से अवैध शराब की तस्करी करता था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 35 पेटी अवैध शराब बरामद की। सीओ विमल प्रसाद ने बताया पूरे मामले की जानकारी दी। आइए कल दिनांक 17/3/2023 को हमारी अल्मोड़ा थाना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम चौसली के पास एक वाहन से 35 पेटी शराब बरामद की गई, जिसमें एक अभियुक्त रवि आर्या को गिरफ्तार किया गया है। क्या कार्रवाई हुई सर? किसके तहत हुई? इसमें कार्रवाई करते हुए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के विकास नगर से खबर है, जहां विकास नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि त्योड़ी थाना पुलिस ने अवैध तस्करी के आरोप में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। SP देहात कमलेश उपाध्याय ने पूरे मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें SSP सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में ये सफलता मिली है। थानाध्यक्ष त्यूनी को, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। कल ये गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि ये बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से ये लेके आया था और कहाँ ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। क्या कीमत की गई है क्षेत्र में? हाँ जी, पूर्व में ऐसी घटनाएं शामिल रहा है व्यक्ति? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि क्योंकि अभी हम इसके बारे में बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है और वहाँ पे ये जिला डांग है, प्रांत लुम्बिनी, वहाँ का रहने वाला है। तो वहाँ पे हम जानकारी कर रहे हैं कि इसका और क्या आपराधिक इतिहास है और किन घटनाओं में ये शामिल रहा है। और इससे पहले भी ये यहाँ इस एरिया में आया है और इसने ये दिया है, तो वो सब हमारे विवेचना, क्योंकि इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो ये विवेचना।
उत्तराखंड के बागेश्वर से खबर है, जहां बागेश्वर में गुरुवार देर शाम मिले शव मामले में एसपी बागेश्वर ने कोतवाल को लाइन हाजिर किया है। ये कार्रवाई मृतका बालिका अंजलि ने सुसाइड नोट मिलने के बाद की गई। 12 पेज की सुसाइड नोट में अंजलि ने काफी कुछ व्यथा बताई है। उसने घर में राशन न होने के साथ ही पिता ने जिन लोगों से रुपए लिए थे उनके द्वारा बार बार परेशान करने के साथ पुलिस पर भी सहयोग न करने के बारे में लिखा है, जिस पर एसपी ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर जाँच शुरू कर दी है। नोट पढ़ने में उसमें एक दो चीजें और भी लिखी हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि लोकल पुलिस का उनको सहयोग जो है नहीं मिला जब लोगों ने जो है पैसे मांग रहे थे, तो जिसके चलते जो है एसएचओ को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है आज। और इसको जो लड़की है वो 7th क्लास में ही है, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से वो सुसाइड नोट लिखा है। तो उसने बोला है कि पुलिस का आना बार बार हमारे यहाँ पर, तो उसको वो तरीके से हरासमेंट की तरह लग रहा था। तो वो चीजें भी उसने सुसाइड नोट में लिखी हैं। अब उन सब चीजों का वो जो है देख के गहनता से कि उसमें क्या हमारी तरफ से कोई लापरवाही रही या उनको ऐसा लगा कि पुलिस और बाकी लोग जो है आके हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें विवेचना में आएंगी और वो सब चीजों के। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 21 मार्च तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विप्रंग सिंह का कहना है कि 21 मार्च तक प्रदेश भर के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि 20 मार्च को राज्य के अधिकांश स्थानों में बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, जबकि पहाड़ों में 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में अच्छी गिरावट भी आएगी। जगहों तक में आगे भी देखें तो कल 19, 20, 21 ये 3 दिन जो आगे भी हैं, तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो उत्तराखंड में बनी रहेंगी। कल आप ये कह सकते हैं कुछ जगहों तक में एक्टिविटी मिलने की संभावना है, लेकिन 20 तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन। भारतीय जनता पार्टी के नामित पार्षद ऋषिकांत गुप्ता ने अपने ही पार्टी की मेयर अनीता ममगाई के इंटर के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया है। इस मामले में उन्होंने एक वाद भी कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत मेयर और सर्टिफिकेट जारी करने वाले स्कूल के प्रधानाचार्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 अप्रैल 2023 को तलब किया है। इस संबंध में ऋषिकांत गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेयर ने नगर निकाय चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी देकर गुमराह किया है, इसलिए चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत कर मेयर को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मेयर अनीता ममगाई ने भी प्रेस वार्ता किया और कहा कि ऋषिकांत गुप्ता पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि लगातार शहर में हो रहे विकास कार्यों की बौखलाहट से उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। निर्वाचन आयोग को बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से प्राप्त प्रमाण पत्र की इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता के विषय में जो पत्र मिला कि उक्त प्रमाण पत्र जो है फर्जी है, उसके बाद मेरे द्वारा जो है निर्वाचन आयोग में एक शिकायती पत्र जनहितार्थ एक शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें मेरे द्वारा आग्रह ये किया गया कि ये निर्वाचन जो है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय मेयर साहिबा को कोर्ट ने धारा लिखा है, उन्होंने आदेश में अपने अभियुक्ता श्रीमती अनीता ममगाई को धारा 177, 181, 465, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथा त्र्यंबक सिमवाल जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं को धारा 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बजरिए सम्मन दिनांक 21/4/2023 के लिए न्यायालय में आउट किया गया है। तो 21 अप्रैल 2023 के लिए माननीय न्यायालय ने माननीय मेयर साहिबा को और प्रधानाचार्य को विभिन्न धाराओं में जिस प्रकार से निरंतर विकास के कार्य ऋषिकेश नगर निगम में हो रहे हैं, ये उन विकास कार्यों की बौखलाहट है। और कहते हैं कि जब कोई किसी को दौड़ के नहीं हरा सकता है, उसकी बराबरी करके नहीं हरा सकता है, तो उस पर झूठे आरोप लगा के हराने का या उसे पीछे करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं उन लोगों को स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ कि मैं ना तो इन षड्यंत्रों से झुकने वाली हूँ, ना रुकने वाली हूँ, ना थकने वाली हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य और मेरी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारा प्रयास लगातार निरंतर विकास है। उस विकास के रथ पे लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे
और ऐसे आरोप जिन पे कि मेरी डिग्री फर्जी है, मेरी 12वीं की डिग्री फर्जी है, मैंने पासपोर्ट में 10th की डिग्री लगा दी, उसके बाद हलफनामे में जो मैंने अपना वो भरा चुनाव के टाइम पे जो हलफनामा दिया उसमें 12th की डिग्री भर दी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, क्योंकि मैं जिस स्थान पे हूँ, जिस जन सेवा पे हूँ, जहाँ पे मैं कार्य कर रही हूँ। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।